बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करना अब दुनिया भर में एक मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी भी सालाना तकरीबन 2% के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़रई ज़मीनें कम होती जा रही हैं। हम ज़मीनें तो नहीं बढ़ा सकते, मगर बेहतर मैनेजमेंट से इन्हीं ज़मीनों से पैदावार ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग यानी एक ही ज़मीन से एक ही वक्त में एक ही पानी और एक ही खादों के साथ 2 या 2 से ज़ायद फसलें लेना, यही बेहतरीन तरीका है कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करना। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरक्रॉपिंग से फी एकड़ पैदावार में 30% तक इजाफा होता है। इसके अलावा खादों के अखराजात में 10% तक कमी होती है और ज़मीन की ज़रखेज़ी कुदरती तौर पर बहाल हो जाती है। हिमसाया मुल्क में 80% से ज़ायद दालें इंटरक्रॉपिंग से हासिल की जाती हैं, मगर बदकिस्मती से वतन अजीज़ में अभी तक हुकूमत की तरफ से इंटरक्रॉपिंग को प्रमोट करने के लिए कोई बड़ा मंसूबा सामने नहीं आ सका। किसानों को बताया जाएगा कि इंटरक्रॉपिंग कैसे करनी है, किस मौसम में किस फसल के साथ कौन सी फसल इंटरक्रॉप की जा सकती है, इसकी बुनियादी साइंस क्या है, और आपको यह भी बताया जाएगा कि हुकूमती सतह पर इंटरक्रॉपिंग को प्रमोट करने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। ज़राअत के दीगर मंसूबाजात की तरह फसलों की मखलूत काश्त की भी मायूस कुन सूरत हाल है। इदारों की संजीदगी का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में सरकारी तौर पर इंटरक्रॉपिंग के लिए बनने वाले पहले इदारे की उम्र सिर्फ 2 साल है। यानी हमारे यहाँ पहला इदारा, जिसका नाम नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटरक्रॉपिंग है, 2021 में कायम किया गया, मगर ज़राए के मुताबिक दरकार फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस ये इदारा भी पूरी तरह फाल न हो सका। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटरक्रॉपिंग के मुताबिक छोटे काश्तकार बागात में इंटरक्रॉपिंग करके 1 एकड़ से 8 से 10 लाख रुपए मुनाफा हासिल कर सकते हैं, जबकि मोनोक्रॉपिंग में ये मुनाफा 2 लाख रुपए से नहीं बढ़ पाता। पाकिस्तान में फसलें काश्त करने के 3 बड़े मॉडल्स चल रहे हैं। मोनोक्रॉपिंग यानी एक ही फसल को बार बार जमीन में लगाना, इससे जमीन से ग़िज़ाई किल्लत वाक़ई होती है। आजकल पाकिस्तान में कुछ किसान मकई की 3 फसलें ले रहे हैं, ये मोनोक्रॉपिंग की बेहतरीन मिसाल है। दूसरा मॉडल क्रॉप रोटेशन का है, जिसमें एक ही जमीन में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाती हैं। यह कदरे बेहतर मॉडल है। तीसरा और सबसे बेहतरीन मॉडल इंटरक्रॉपिंग है, यानी एक वक्त में एक ही जमीन में 2 या 2 से ज़ायद फसलें काश्त करना, मखलूत फसलों की काश्तकारी कहलाता है। मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरीक़ाकार से ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बहाल रहती है, खादों के अखराजात में भी कमी आती है, जबकि पैदावार में भी इजाफा देखने को मिलता है। इंतहाई कम केमिकल जहरों के इस्तेमाल से फसलों के कीड़ों मकोड़ों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। दुनिया में इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा खित्ता अफ्रीका है, जहां काबिले काश्त रकबे के 83% पर इंटरक्रॉपिंग की जा रही है, जबकि दूसरे नंबर पर बड़ा मुल्क चाइना है, जहां 25% रकबे पर मखलूत फसलें काश्त की जाती हैं। तीसरे नंबर पर भारत का नंबर आता है, जहां 17% ज़री रकबे पर इंटरक्रॉपिंग की जा रही है। आइए आपको दीगर ममालिक के बारे में बता दें। मशरकी एशिया में 108 मिलियन एकड़, साउथ एशिया में 91 मिलियन एकड़ और दीगर कम आमदनी वाले ममालिक में 286 मिलियन एकड़ पर इंटरक्रॉपिंग इंतहाई कामयाबी से की जा रही है। दुनिया भर में 57% इंटरक्रॉपिंग चावल, गंदम और मकई की फसल में की जाती है। 34% चावल के साथ किसी दूसरी फसल की मखलूत काश्त की जा रही है। गंदम की 13%, जबकि मकई की 10% इंटरक्रॉपिंग की जा रही है, मगर हमारे यहाँ गंदम और चावल में मखलूत काश्त को ममनू समझा जाता है। पौधे को जमीन से खुराक मुहैया करने के लिए अल्लाह ताला ने जमीन में माइक्रोब्स पैदा कर रखे हैं। एक मुट्ठी में 10 अरब के करीब माइक्रोब्स होते हैं, जो जमीन से खुराक लेकर पौधे को दस्तयाब हालत में करते हैं, ताकि पौधा हरा भरा रह सके और अच्छी पैदावार दे सके। मगर हमारी गलत प्रैक्टिसेस की वजह से ये माइक्रोब्स अब मरते जा रहे हैं, मगर इंटरक्रॉपिंग से इनको दोबारा जिंदा किया जा सकता है।
हमारे साथ इस वक्त ज़मीनी हयातियात के माहिर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि मखलूत फसलों की काश्त किस तरह ज़मीनी हयातियात को ज़िंदा रखने में मदद देती है और किस तरह इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी बहाल होती है। जब हम मुख्तलिफ फसलें लगाते हैं एक ही ज़मीन में, एक ही एकड़ में, तो हर फसल की जो जड़ें होती हैं वो मखसूस हयातियाती मादे जो हैं वो खारिज करती हैं, जो कि ज़मीनी हयातियात, बैक्टीरिया और दूसरे जो जानदार हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके लिए खुराक होते हैं। तो जब दो मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें होती हैं, 2 या 3 हम लगाते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ मादे खारिज करती हैं जो कि मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया को, मुख्तलिफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो वहाँ पे उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती है। डॉक्टर साहब ये फरमा दें कि जो ज़मीनी हयातियात हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं ये ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए कितना ज़रूरी है? जो हयातियात हैं ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इसके अलावा ये जो है मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिक एसिड रिलीज़ करते हैं। ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते हैं जो ज़मीन के अंदर दूसरे जो न्यूट्रिएंट फिक्स हो चुके हैं, जैसा कि फास्फोरस है। डॉक्टर साहब ये फरमा दें कि पीएच और ईसी को नॉर्मलाइज करने के लिए इंटरक्रॉपिंग किस हद तक मददगार है? जब हम ये बैक्टीरिया या मुख्तलिफ़ बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती है, जब मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वहाँ पे ग्रो करते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के नामियाती मादे खारिज करते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स मौजूद होते हैं। जी डॉक्टर साहब ये फरमा दें कि ये सारी सूरत हाल में हम कितने % खादों की बचत कर सकते हैं? मिलियंस जो रुपीज़ में हमें बचत हो सकती है सिर्फ अगर हम 1 से 2% अपनी फर्टिलाइज़र के यूज़ को बचा सकें। जी डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंटरक्रॉपिंग से 10% तक हम खादों की भी बचत कर सकते हैं, ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बहाल कर सकते हैं और किसानों को आखिरकार ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। आपका शुक्रिया। एक अच्छा खासा इजाफा आपको देखने के अंदर मिल जाता है क्योंकि आप एक ही जगह से 2 किस्म की क्रॉप ले रहे होते हैं। गोभी वाला एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था। उसके अलावा जो हम करेले के साथ शिमला मिर्च या सब्ज़ मिर्च की इंटरक्रॉपिंग करते हैं, तो वो दोनों क्रॉप्स क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं, तो ये दोनों क्रॉप्स जो सी हैं वो कम अज़ कम 8 से 9 महीने तक चलती हैं। इंटरक्रॉपिंग का जो रुझान है ना, इसको लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि इंटरक्रॉपिंग की कोई सॉलिड रीज़न हो। अगर आप एक काम कर रहे हो ना, ऐसे नहीं है कि एक ही किस्म की 2 क्रॉप्स को आप इकट्ठा लगा के कहें कि आपने बहुत बड़ा कोई कमाल कर दिया। अगर आपकी सिलेक्शन गलत हुई तो इंटरक्रॉपिंग आपके लिए अजाब भी बन सकता है। तो जब भी आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं, नो डाउट ये अच्छा ट्रेंड है, नो डाउट, और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बहुत पहले से इसको किया जा रहा है। लेकिन इसमें आपको देखना होता है कि एक क्रॉप के साथ जब दूसरी क्रॉप लगाते हैं तो उसकी रीज़न है कि या तो आप खाली जगह को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं कि आप वर्टिकल क्रॉपिंग कर रहे हैं, आप क्रॉप को सीधा ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो नीचे स्पेस खाली, आप नीचे वाली स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं। या फिर ऐसा होता है कि आप एक फसल को दूसरी फसल के साथ इसलिए लगाते हैं कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, जैसे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड है कि वो अपनी फसलों के साथ गेंदे के फूल की इंटरक्रॉपिंग करते हैं, क्योंकि गेंदे का फूल जौन सा है वो इंसेक्ट वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो क्रॉप के ऊपर इंसेक्ट अटैक काफ़ी कम आता है। जी, हमने पहली बार मकई और सोयाबीन की है। पहले हम मकई काश्त करते थे, उससे ज़मीन की में वीकनेस बहुत आ जाती थी। इस दफ़ा हमने मकई और सोयाबीन को काश्त किया है, जिससे ज़मीन की जो है पावर उसकी बड़ी है, और जो दोबारा उसमें फसल लगाएंगे उसमें पावर अच्छी आएगी। हमें इंटरक्रॉपिंग में सिर्फ सोयाबीन का बीज गवर्नमेंट ने दिया है, बाकी हमने सारा कुछ खुद किया है। सोयाबीन की मंडी भी नहीं है इधर पाकिस्तान में, हमें तो नहीं मिली कहीं भी जहाँ सेल करना है। एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें मंडी का बताए किधर सेल करना है और उसका रेट क्या होगा, और दूसरे नंबर पे इसकी बेहतरी के लिए हाइब्रिड बीज मुतारफ़ करवाए। इंटरक्रॉपिंग में हमारी मकई की एवरेज निकली है 102 मन और सोयाबीन निकला है 8.5 मन। ये हमने 1 एकड़ पे दोनों चीज़ें लगाई थी। इंटरक्रॉपिंग से मेरी पैदावार में एक सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। मकई और सोयाबीन ये दोनों ही बड़ी मुनाफा बख्श फसलें साबित हुई हैं, और ख़ास तौर पे सोयाबीन ने मुझे एक अच्छा मुनाफा दिया है मकई के मुकाबले में। मैंने जी इस साल तो मकई और सोयाबीन दोनों की इंटरक्रॉपिंग की है, तकरीबन 8 एकड़ पे।
और इससे पहले पिछले साल मैं टमाटर के साथ प्याज की भी इंटरक्रॉपिंग कर चुका हूँ। हुकूमत की तरफ से तो मुझे कोई किसी किस्म की कोई सहूलत कभी नहीं मिली, बल्कि शायद वो तो एक्नॉलेज भी नहीं करते कि इंटरक्रॉपिंग कुछ शेखुपुरा में कर रहा है। मैंने खुद जाके एग्रीकल्चर फार्म है जो हमारा शेखुपुरा में, उस ऑफिस में बताया भी कि मैं इंटरक्रॉपिंग कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों की गाइडेंस चाहिए होगी, तो उन्होंने बल्कि डिस्करेज ही किया मुझे, मतलब किसी ने कोई इंकरेजमेंट नहीं दी कि इंटरक्रॉपिंग की तरफ आना चाहिए। इंटरक्रॉपिंग सब किसानों को अडॉप्ट करनी चाहिए। ये आपकी आमदनी में बहुत अच्छा इजाफा देती हैं। एक ही बजाय 2 फसलें आप एक ही खेत से ले लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग की कामयाबी के लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि मौसम सरमा और मौसम गर्मा में किस फसल के साथ कौन सी फसल इंटरक्रॉप की जा सकती है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको इंटरक्रॉपिंग कैलेंडर के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। स्टे विद अस। स्मार्ट शेल्टर अपने हर प्रोजेक्ट का आगाज करता है फार्म हाउस के मास्टर प्लान डिजाइन से। महारत, जिद्दत, हर मंसूबे की बरवक्त तकमील और इंतहाई मुनासिब दाम, ये सब एक साथ मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट शेल्टर के पास। बैरून ममालिक से इंपोर्ट किए गए जानवरों का फार्म हो या मकामी या क्रॉस ब्रेड जानवरों का या फिर फीड लॉट फैटनिंग का फार्म, हम हर फार्म का अलग से कस्टमाइज्ड डिजाइन तैयार करते हैं ताकि शेड पर कम से कम लागत आए। देखिए, एक चीज़ बड़ी अहम है कि जो शेड है ये सिर्फ जानवरों का शेल्टर नहीं है, ये पूरी एक साइंस है। ये साइंस क्या है कि फॉडर से शुरू हो जाएं, फॉडर ऑटोमाइजेशन डायरेक्टली लिंक्ड विद द शेड, उसके अलावा जो पानी की ऑटोमाइजेशन है, उसके अलावा जो सीवरेज की मैनेजमेंट है, उसके अलावा ये जो सारा वेस्ट है, ये जो ब्लैक गोल्ड है हमारा गोल्डन गोल्ड है, इसको हमने फर्टिलाइजर में कैसे कन्वर्ट करना है। ये एक साइंस है कि अगर आप भी जानवरों का शेड बनाना चाह रहे हैं तो इसको सिर्फ शेड मत समझें, ये एक कम्प्लेक्स साइंस है जिसे स्मार्ट शेल्टर के माहिरीन बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए आप भी हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। वेलकम बैक। इंटरक्रॉपिंग से बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए जरूरी है कि इसकी बुनियादी साइंस का इल्म हो। आइए आपको बताते हैं कि जमीन की तैयारी कैसे करनी है और 2 फसलें एक साथ कैसे काश्त करनी है। इंटरक्रॉपिंग के लिए जमीन की तैयारी इस तरह करें कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। जड़ी बूटियां बीज लगाने से पहले तलफ करें, यानी प्री इमरजेंस स्प्रे करें। 22 इंच या 42 इंच चौड़े बेड्स बनाएं, यानी जो मशीन अवेलेबल है उसी को इस्तेमाल करते हुए अपने बेड्स तैयार करें और दरमियान में 12 से 16 इंच जगह पानी के लिए छोड़ दें, यानी वाटर चैनल। मखलूत फसलों की काश्त के लिए ऐसी फसलों का इंतखाब करें जिनमें से एक की जड़ ज्यादा गहरी और कद ज्यादा लंबा और दूसरी फसल की जड़ कम गहरी और कद छोटा हो, ताकि ये दोनों फसलें हवा, पानी, रोशनी और खुराक के अज्जा का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। बेड के दोनों तरफ प्राइमरी फसल जबकि दरमियान में सेकेंडरी फसल काश्त करें। मौसम सरमा और मौसम गर्मा की मखलूत काश्तकारी के लिए प्रोग्राम में बताई गई फसलें ही लगाएं। हमारे यहाँ फसलें काश्त करने के अमूमन 2 सीजन पाए जाते हैं। रबी का सीजन जिसमें फसलें मौसम बहार में काश्त की जाती हैं और मौसम गर्मा में ये फसलें तैयार होती हैं, और दूसरा खरीफ का मौसम जिसमें मौसम खिज़ां में फसलें काश्त की जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि इन दोनों मौसमों में कौन सी फसल किसके साथ इंटरक्रॉप की जा सकती है।
मौसम सरमा में काश्त की जाने वाली प्राइमरी फसल गंदम, कमाद, जवार, मकई और लंबे कद वाले चारा जात के साथ लहसुन, आलू, प्याज, टमाटर, मूंगफली, दालें, मटर, टमाटर और दीगर छोटे कद वाली सर्दियों में काश्त की जाने वाली सब्जियां काश्त की जा सकती हैं। जबकि मौसम गर्मा में काश्त की जाने वाली लंबे कद वाली फसलें जैसे मकई, जवार, कपास, तेलदार अजनास वगैरह में मूली, गाजर, खीरा, कद्दू, मिर्च और दीगर छोटे कद वाली सब्जियां काश्त की जा सकती हैं। दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फसल का इंतखाब ही इंटरक्रॉपिंग में कामयाबी की अलामत समझा जाता है। क्रॉप मॉडलिंग के माहिर डॉक्टर गुलाम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि फसलों के चुनाव में किसानों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दूध काश्तकारी निज़ाम के तहत काश्त करेंगे तो हमें उसमें बहुत सारी बातों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। उसमें पहली बात तो ये है कि जो हमारी जो भी हम उसके साथ मखलूत काश्त करेंगे तो वो ऐसी क्रॉप हो जो कि ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाए। इससे जैसे हम शुगर केन के साथ हम सोयाबीन भी लगा सकते हैं और वीट भी लगाई है हमने। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान में कैश क्रॉप्स लग रही हैं, किसान अक्सर जो फसलें लगाते हैं उनमें अगर इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो किस फसल के साथ कौन सी फसल इंटरक्रॉप की जा सकती है और लेंथ वाइज और जो जड़ों की लंबाई है उसके हिसाब से ज़रा किसानों को गाइड कर दें। हमारी जितने भी कैश क्रॉप्स हैं या मेजर क्रॉप्स हैं उनके साथ हमने ऐसी क्रॉप्स को मखलूत काश्तकारी निज़ाम के तहत हमने उसको काश्त करना है जिसमें एक क्रॉप की जो हमारे जो रूट लेंथ है वो ज़्यादा हो और दूसरी की कम हो। मसला अगर हम कॉटन के साथ हम सोयाबीन लगाएं या फिर हम शुगर केन के साथ हम दूसरी लेग्यूमिनस क्रॉप लगाएं तो इस तरह से जो हमारी दोनों क्रॉप की है वो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी जो कंपटीशन है सॉइल फर्टिल, मसलन एक क्रॉप की रूट लेंथ ज़्यादा होगी, एक की रूट लेंथ छोटी होगी। जी डॉक्टर साहब, इसी तरह हमारे पास राइस है, गंदम है और कपास है, इनमें अगर इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो कौन कौन सी फसलें रिकमेंड करते हैं आप? जी जो कॉटन के साथ हम सोयाबीन लगा सकते हैं। इसी तरह जो हमारी जो राइस है उसके साथ हम मूंगबीन या बाकी तिल है वो, लेकिन यह अभी तक इस पे पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट हुए नहीं इंटरक्रॉपिंग केवल राइस के साथ। सर, क्या वजह है पाकिस्तान में अभी तक किसान इससे अवेयर नहीं है, इदारे काम नहीं कर रहे या किसान करना नहीं चाहते? अब देखें, हमारे हमसाया मुल्क में 80% से ज़ायद दालें जो है वो इंटरक्रॉपिंग से हासिल की जा रही हैं, मगर हमारे यहाँ ये रिवाज है ही नहीं। जी असल में एक रिसर्च हमारे इदारे में रिसर्च हो रही है, लेकिन मसला ये है कि जो हमारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या बाकी इदारे हैं, वो फार्मर्स तक इस बात को कन्वे नहीं कर पा रहे। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आखिरकार हमें इंटरक्रॉपिंग पे ही जाना पड़ेगा ताकि हम बायोडाइवर्सिटी पैदा कर सकें अपनी ज़मीनों में और किसान अच्छी पैदावार ले सकें। कभी आपका गुजर किसी जंगल से हो तो गौर जरूर कीजिएगा, जंगल में आपको हर तरह का दरख्त उगा हुआ मिलेगा बगैर किसी खाद और जरी अद्वियात के। अमेज़न की मिसाल ही ले लीजिए, 7000 मुरब्बा किलोमीटर फैला हुआ बड़ा जंगल, 7 मुल्कों की सरहदें उसको लगती हैं। वहाँ आपको इंटरक्रॉपिंग की वजह से हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आएगी। ये जंगल दुनिया भर के महंगे तबीबों के लिए कीमती जड़ी बूटियों का जरिया भी है। इस जंगल में 80,000 से ज्यादा इकसाम के पौधे पाए जाते हैं, यानी कुदरती इंटरक्रॉपिंग, और यही इस जंगल की जरखेजी का राज है। पाकिस्तान में भी लाखों एकड़ रकबा पानी ना होने के बायस बंजर पड़ा है। कुल ज़र ज़मीन का 10% से जायद सेमथोर की वजह से नाकाबिले काश्त है। किसान सिर्फ इस बेकार ज़मीन पर मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त ही लगा दें तो 5 साल में ये ज़मीन भी जरखेज हो सकती है और दरख्तों से अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। दुरुस्त तरीके से काश्त की गई फसल से ही अच्छी पैदावार आ सकती है। इंटरक्रॉपिंग में दुरुस्त तरीका क्या है फसलों को काश्त करने का, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर इमरान हैदर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह किसान अच्छे तरीके से फसल लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। जी वालेकुम सलाम। असल में इंटरक्रॉपिंग करने के लिए आपको फसलों का चुनाव बहुत ज़रूरी है।
उसके लिए आपने एक टाइम में एक फसल वो लगानी है जो आपकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को ख़त्म करता है, दूसरी फसल आपने वो लगानी है जो आपकी ज़मीन को ज़रख़ेज़ी को बढ़ाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं? बेड्स के ऊपर लगाना, छोटी खेलियों पे लगाना या प्लेन ज़मीन के ऊपर लगाना फसल को? जी, मैं मकई और सोयाबीन के अगर बताना चाहूँ तो पाकिस्तान में जो बेड्स के ऊपर मकई और सोयाबीन कामयाब है। फ्लैट में भी हमारे इदारे ने इसके ऊपर काम किया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये तजर्बा जो है वो कामयाब नहीं जा रहा। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो मेज़ और सोयाबीन की बात है, इसके अलावा अगर वेजिटेबल्स की बात करें, क्योंकि छोटे किसान नॉर्मली इस तरह का मॉडल ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे, तो वो वेजिटेबल्स भी लगाते हैं, साथ में ग्रेन भी लगाते हैं, फ्रूट्स भी लगाते हैं। तो इस तरह अगर वेजिटेबल और किसी और चीज़ की क्रॉपिंग करनी हो तो फिर क्या सजेस्ट करते हैं आप? एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस के लिहाज से बताता चलूँ कि गन्ना वही जो गन्ने के अंदर हम बेड साइज़ रखते हैं वही रख के उसके जो बेड्स के ऊपर हमने मटर लगा देने हैं। एक तो हमारी जो मटर है वो एक तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा जो हमारे गन्ने के लिए 120 दिन के बाद बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। जी इमरान हैदर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान बताए हुए तरीके पर काश्त करके इंटरक्रॉपिंग से अच्छी फसल ले सके। इंटरक्रॉपिंग से फी एकड़ पैदावार में इजाफा तो होता ही है, इसके साथ खादों के अखराजात में नुमाया कमी वाक़ई होती है। हर किसान का एक ही सवाल कि खादों और ज़री अद्वियात के अखराजात को कम कैसे किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, एक ही जवाब, इंटरक्रॉपिंग। जी हाँ, इंटरक्रॉपिंग से आपकी ज़मीन की कुदरती ज़रखेज़ी बहाल होती है और खादों और ज़री अद्वियात के अखराजात में भी कमी वाक़ई होती है। 3 बुनियादी खादें NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जो कम या ज़्यादा मिकदार में हर फसल की बुनियादी ज़रूरत होती हैं, जिनके बगैर अच्छी पैदावार लेना तकरीबन नामुमकिन होता है। हम मुख्तलिफ फसलों की मखलूत काश्त से ये तीनों बुनियादी खादें पौधे, हवा, पानी और ज़मीन से ही हासिल कर सकते हैं। अज्जाए कबीरा की सबसे अहम खाद नाइट्रोजन, जिसे किसान यूरिया के नाम से भी जानते हैं, पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी बढ़ोतरी के लिए इंतहाई जरूरी समझी जाती है। नाइट्रोजन 78% तक हवा में भी मौजूद होती है और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन को फराहम करते हैं। अगर हम प्राइमरी फसल लगाते वक्त सेकेंडरी फसल नाइट्रोजन फिक्सर लगा लें तो यूरिया खाद की जरूरत भी नहीं रहेगी और जमीन भी कुदरती तौर पर जरखेज हो जाएगी। तमाम फलीदार पौधे, दालें, लूसन, छोटे पत्ते वाले चाराजात और मूंगफली वगैरह ऐसी फसलें हैं जो जमीन में नाइट्रोजन की कमी को कुदरती तौर पर पूरा कर सकती हैं। अज्जाए कबीरा की दूसरी अहम खाद फास्फोरस है, जिसे किसान DAP के नाम से भी जानते हैं। ये पौधों की जड़ों को मजबूत बनाती है और पौधे के खुराक का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाती है, जिससे फल और पैदावार अच्छी आती है। DAP खाद की कीमत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता किसान की पहुंच से दूर होती जा रही है। प्राइमरी फसल लगाते वक्त सेकेंडरी फसल में नाइट्रोजन फिक्सर फसलों के साथ सिंजी, तरमस, सोयाबीन, दालें, बरसीम, अल्फाल्फा वगैरह लगा लें तो ये फसलें जमीन से फास्फोरस की कमी को पूरा कर सकती हैं। अच्छी फसल के लिए पोटाश तीसरी अहम तरीन खाद है। पोटाश पौधे के फल का साइज, रंगत और जायके को बेहतर बनाती है। इसके अलावा जड़ों से पत्तों तक खुराक के तरसीली निज़ाम का भी काम करती है। जमीन में नाइट्रोजन फिक्स करने वाली फसलें पोटाश फराहमी का भी जरिया बनती हैं। इसके अलावा मोटे तने वाले चाराजात को अनाज वाली फसलों के साथ मिलाकर लगाएं तो जमीन में पोटाश की कमी नहीं होती। फसल की अच्छी पैदावार के लिए अज्जाए कबीरा के साथ साथ पौधों को अज्जाए सगीरा भी दरकार होते हैं, जो इंटरक्रॉपिंग से पूरे हो जाते हैं। पाकिस्तान में 90% से जायद किसान ऐसे हैं जिनका रकबा 10 एकड़ से भी कम है, यानी छोटे पैमाने पर काश्तकारी। कम रकबा होने के बायस ये लोग बड़ी बड़ी मशीनरी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनकी पैदावार मुतासर होती है। इंटरक्रॉपिंग ऐसे किसानों के लिए बेहतरीन मॉडल है, जिससे अखराजात में भी कमी आती है और पैदावार में भी इजाफा होता है।
दुनिया भर में ये मॉडल कामयाबी से चल रहा है, मगर हैरत की बात है कि पाकिस्तान में अभी तक हुकूमत की तरफ से इंटरक्रॉपिंग को प्रमोट करने के लिए कोई भी संजीदा इकदामात नहीं किए गए। ऐसे किसान जिनका रकबा कम है, उनके लिए 1 एकड़ खुशहाली मॉडल इंतहाई फायदेमंद साबित हो सकता है। 1 एकड़ में सब्जियां, फल, अनाज एक साथ में लगाए जा सकते हैं और इस तरह की कामयाब मिसालें पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। इस तरह किसान न सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों को ताज़ा फल और सब्जियां फरोख्त करके पैसे भी कमा सकता है। 1 एकड़ खुशहाली मॉडल पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हैदर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसान 1 एकड़ से कैसे खुशहाल हो सकता है। 1 एकड़ जो खुशहाली मॉडल है, उसमें जो छोटा किसान है जिसके पास बहुत ज़्यादा रकबा नहीं है काश्त करने के लिए, और वो छोटे रकबे पे अपनी घरेलू काश्त के लिए डिफरेंट क्रॉप्स को काश्त कर रहा है, तो वो छोटे रकबे के ऊपर मकई और सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग कर सकता है। उसके साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इस ट्रेंड को तरवीज देने की ज़रूरत है कि जहाँ पे किसान फ्रूट ट्रीज़ को भी अपने खेतों की जीनत बनाए। इससे ना सिर्फ वो विंड ब्रेकर के तौर पे दरख्तों का इस्तेमाल कर सकता है, और उसके साथ साथ अपनी जो फसल है, ज़रूरी अजनास है दूसरे, वो भी हासिल कर सकता है। गन्ने की जो मेन फसल है, उसके साथ साथ हम जो सब्जियां हैं उनकी काश्त को भी फ़रोग़ दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि विंड ब्रेकर का आपने जिक्र किया, तो हमारे किसानों को कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये क्या होता है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें, ये किस तरह आपकी फसलों की हिफाजत करता है विंड ब्रेकर? दरख्त एज ए विंड ब्रेकर इस तरह एक्ट करते हैं कि क्योंकि दरख्त की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, एक ऊंची फसल के तौर पे इसको देखा जाता है, और उसके साथ एक छोटी फसल है। मिसाल के तौर पे अगर हम गंदम की एग्जांपल लें, अगर गंदम एक खेत में लगी है और उसके इर्द गिर्द साइडों पे एक ख़ास सिमेट्री के अंदर दरख्त लगे हुए हैं, तो ये जब हवाएं ज़्यादा चलती हैं, आपने देखा होगा कि इस साल भी और पिछले सालों में भी जब हवाएं चली तो गंदम गिर गई। तो जो दरख्त हैं वो विंड ब्रेकर के तौर पे इस तरह एक्ट करते हैं कि वो पैसेज फ्राहम करते हैं हवा की को गुजरने का, ताकि वो जो हमारी मेन फसल है गंदम, उसके ऊपर प्रेशर ना आए। 1 एकड़ के ऊपर हम वापस आते हैं। इसका बताएं कि 1 एकड़ में किसान क्या क्या काश्त कर सकता है? उसके पास 1 एकड़ है, ज़मीन का टुकड़ा है, उसके साथ पास कोई जानवर वगैरह भी होंगे। तो अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में स्प्रिंग के सीज़न में हम रिकमेंड यही करते हैं कि मकई के साथ सोयाबीन लगाई जाए, क्योंकि जो सोयाबीन है अगर वो बेचेगा नहीं भी तो वो कम से कम अपने जानवर को खिला सकता है, क्योंकि ये हाई प्रोटीन रिच सोयाबीन जो प्लांट है, और इसका सीड में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अगर हम जानवर को भी खिलाते हैं तो उसकी भी जो दूध देने की कैपेसिटी है और उसकी गोश्त की क्वालिटी है वो भी बेहतर होती है। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने फरमाया कि छोटे किसान 1 एकड़ मॉडल से 3 एकड़ जितनी फसल ले सकते हैं। आपका शुक्रिया।